आज हम पढ़ते हैं प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी बड़े भाई साहब। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी में उर्दू में दोनों में लेखन कार्य किया करते थे। बहुत से लेख इन्होंने लिखे हैं, बहुत से उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लिखा करते थे और उर्दू में वो राय के नाम से करते थे। उनकी हिंदी और उर्दू दोनों में बहुत ही मजबूत पकड़ थी। आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी आसानी से उन्होंने हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सारे वर्ड को इतनी आसानी से, इतनी खूबसूरती से पिरोया है, जो जिसके आप कायल हो जाएंगे। मुझे इनकी रचनाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनके अगर आपको इसके अलावा और भी कई कहानियां पढ़ने का मन कभी भी अगर मौका मिलता है तो प्रेमचंद जी की कहानियां जरूर पढ़िएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जो इस कहानी के मुख्य पात्र प्रेमचंद जी खुद हैं, जो इन्होंने अपने आप को एज ए मुख्य पात्र की भूमिका में इसमें रखा है और उसी के थ्रू वो वर्णन कर रहे हैं इस पूरी कहानी का। सो इस कहानी की शुरुआत होती है जिसमें वो फर्स्ट पैराग्राफ में अपने बड़े भाई साहब के बारे में बताते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे हैं। दर्जे कक्षा को बोलते हैं, क्लास को बोलते हैं। 3 क्लास आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। इसका मतलब दोनों, ऐसा नहीं है कि उनके बड़े भाई साहब देर में या बहुत जल्दी पढ़ना शुरू किया। अगर उन्होंने 3 साल में पढ़ना शुरू किया तो उनके बड़े भाई साहब ने भी 3 साल में ही शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते। इसके बाद का जो आप ये इतना पैराग्राफ में बाकी लाइनें देखेंगे वो एक व्यंग्यात्मक है, बहुत ही सटल व्यंग्यात्मक है। लेकिन आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। लेकिन तालीम, तालीम मतलब शिक्षा, उर्दू में तालीम वर्ड है। जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे, ना करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। अब देखिए, ये एक व्यंग है जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। पायदार कॉलम्स को कहते हैं, जो उसके पिलर्स होते हैं, जो उसके स्तंभ होते हैं मकान के, उनको पाया बोलते हैं। तो मकान कैसे पायदार बने। सो वो एक तरीके से व्यंग्यात्मक तरीके से बोल रहे हैं। उनके भाई जो हैं वो एक ही क्लास में दो दो तीन तीन बार फेल हो जाया करते थे। सेकंड पैराग्राफ में आप देखिए जो और ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी और का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। इसमें कई वर्ड को आप देखिए। तंबीह जो वर्ड है ये उर्दू का वर्ड है। तंबीह का मतलब भी होता है कि डांट डपट, और निगरानी का पूरा और जन्म से अधिकार था। ये देखिए शुद्ध हिंदी के वर्ड आ गए। और इसमें शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म मतलब उनके ऑर्डर को, उनके निर्देश को कानून समझो। ये कितने अच्छे से इन्होंने इस पैराग्राफ को लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने बड़े भाई के बारे में और बताते हैं कि वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों, हाशियों मतलब जो आपकी जो कॉपी होती है या बुक्स जो होते हैं उसके जो साइड का पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको हाशिया बोलते हैं, खाली जगह जो होती है, पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। ये आप लोगों ने भी कभी कभी किया होगा। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर, जो शेरो शायरी वाले शेर होते हैं, को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें कोई अर्थ ही ना होता, ना कोई सामंजस्य। सामंजस्य मतलब कोई तालमेल, मतलब एक शब्द दूसरे शब्द से कोई मतलब नहीं होता। जैसे उन्होंने मसलन, मतलब उदाहरण के तौर पर, एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। इबारत मतलब कुछ लिखा हुआ। इबारत एक ऐसी चीज होती है जो उर्दू में इबारत वर्ड है, लिखावट को या लेख को इबारत बोलते हैं। तो इसमें कुछ अलग तरह के वर्ड लिखे हैं। जैसे स्पेशल इज ए इंग्लिश वर्ड, फिर अमीना एक उर्दू वर्ड है, भाइयों भाइयों ये प्लूरल में है, दरअसल लिखा हुआ है, फिर भाई भाई, ऐसे करके कुछ भी जो उनके दिमाग में आया उन्होंने लिख दिया। फिर लिखा राधे श्याम, फिर लिखा श्रीयुत राधे श्याम। जो जैसे श्रीमान होता है वैसे श्रीयुत वर्ड भी, शब्द भी यूज किया जाता है। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, बहुत कोशिश की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस नहीं हुआ।
और 9वीं जमात में थे। जमात कक्षा को बोलते हैं। अभी आपने दर्जी दर्जा वर्ड सुना होगा ऊपर, यहाँ पर ये देखिए, अब अपने 3 दर्जे आगे थे, इसको भी कक्षा बोलते हैं। ये भी एक वर्ड है, एक ही शब्द है। और जमात भी एक उर्दू का वर्ड है, जिसको कक्षा बोलते हैं। 9वीं कक्षा में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। कि छोटा मुंह बड़ी बात एक कहावत होती है। देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर यूज किया गया है, कैसे उदाहरण के तौर पर। इस तरह की चीजों को अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप अ, इस तरह के वर्ड को आप यूज कर सकते हैं, इस तरह के मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपने बारे में। अब वो बताते हैं अपने भाई के बाद, अब अपने बारे में बता रहे हैं। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। किताब लेकर बैठना पहाड़ था, ये भी एक मुहावरे की तरह यूज किया गया है, क्योंकि पहाड़ तो नहीं होता, पहाड़ मतलब बहुत ही कठिन था। मौका पाते ही हॉस्टल, हॉस्टल वर्ड देखिए, फिर इंग्लिश का वर्ड आया, से निकल कर मैदान में आ जाता। और कभी कंकरियां उछालता, छोटे छोटे कंकड़ जो ऐसे उछालते खेलते रहते हैं बच्चे। कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चार दीवारी पर चढ़कर, जो स्कूल की चार दीवारी होती है, नीचे कूद जाता। कभी फाटक पर सवार होता है, स्कूल का जो गेट होता है, मेन गेट, उसके ऊपर चढ़ करके आगे पीछे करना। मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं, उसको मोटर कार बना दिया। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर, रुद्र रूप या रौद्र रूप एक ही तरह का होता है, प्राण सूख जाना। ये प्राण सूख जाना भी एक मुहावरा होता है, प्राण सूख जाते यानी डर जाते। तो ये देखिए किस तरीके से वर्ड यूज किया गया है। फिर से आप इस बातों का ध्यान रखिएगा कैसे मुहावरे यूज किए जाते हैं। सो आपको आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था, मैं चुप रहता था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले मेरे शब्दों में मेरा सत्कार करें। तो स्नेह भी दिखाते थे, रोष मतलब नाराजगी, गुस्सा, उसको भी दिखाते थे, और मेरा सत्कार, इस तरीके से वो मेरा, जब मैं उनके सामने आता था तो मेरा सत्कार करते थे, मेरा सम्मान जो भी आप कहें वो करते थे। फिर आगे देखिए वो क्या बोल रहे हैं। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ मतलब एक अक्षर भी नहीं आएगा। हर्फ अगेन उर्दू का वर्ड है, अरेबिक वर्ड है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं तो एरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजों को विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। खून जलाना, ये जो है एक फिर से एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना। आंखें फोड़नी पड़ती हैं मतलब ये भी एक मुहावरा है। रात दिन आंखें फोड़नी मतलब रात दिन एक करना पड़ता है, या रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, आंखें फोड़नी पड़ती है मतलब आप जगे रहते हो रात भर, तो ये आंखें फोड़नी पड़ती हैं। एक्चुअल आंखें फोड़ना नहीं है ये। तब कहीं यह विद्या आती है, और आती ही क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं, तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। घोंघा जो स्नेल होता है ना, जो छोटा सा वो होता है, जो बहुत ही धीरे धीरे चलता है, कि तुम उनको घोंघा से कंपेयर कर रहे हैं, कि अपने छोटे भाई को, कि तुम कितने घोंघा हो, कितने मतलब धीरे धीरे काम करते हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, बेवकूफ हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मेहनत जो है मेहनत से बना है, जो इसका एक अलग रूप है, अपभ्रंश आप समझ सकते हैं। या तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे अपने बारे में वो बता रहे हैं कि अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ, इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी कहीं जाते देखा है? वो बता रहे हैं कि देखो मुझे मेले तमाशे के जाने का बहुत शौक है, लेकिन मैं नहीं जाता। रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, जो मेरा फेवरेट है, जो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं नहीं जाता। पास भी नहीं फटकता। पास नहीं फटकना भी एक मुहावरा है। हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं। तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़ते सड़ते रहोगे। तो कह रहे हैं कि देखो मैं तो 2 2 3 3 साल में पास हो भी जाता हूँ, तुम तो नहीं भी पास हो पाओगे, जिंदगी भर एक ही क्लास में सड़ते रहोगे, वो पढ़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो, का मतलब ये है कि ये लोग शायद अपने जो उनका जो नेटिव प्लेस है, जो घर है,
जहाँ पे उनके और पेरेंट्स, दादा दादी और सब लोग रहते हैं। वहाँ से दूर कहीं और हैं जहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, और मजे से गुल्ली डंडा खेलो, जैसे गांव में गुल्ली डंडा खेलते हैं, आप लोगों ने गांव या शहरों में भी खेलते हैं। अगर किसी ने देखा होगा तो गुल्ली डंडा बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल होता था। अब आज की डेट में शायद उतना नहीं रह गया, लेकिन पहले काफी लोग खेला करते थे। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? गाढ़ी कमाई मतलब मेहनत से की हुई कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हैं, यानी दादा उनके पैसे दिया करते थे। मैं यह लताड़ सुनकर, लताड़ मतलब जो डांट डपट सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अगले पैराग्राफ में अब अपने बारे में बोल रहे हैं, इसलिए देखिए पैराग्राफ कैसे चेंज हो रहे हैं, एक पैराग्राफ में क्या चीजें होती हैं, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है, अब वो अपने बारे में बता रहे हैं। अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है लेकिन, मतलब अपराध तो किया लेकिन इतनी भी डांट कौन सा है? भाई साहब, उपदेश की कला में निपुण थे, निपुण मतलब एक्सपर्ट थे, ठीक है, पारंगत थे। ऐसी ऐसी लगती बातें करते हैं, ऐसी ऐसी लगती बातें कहने, लगती बातें कहने का मतलब होता है जो बातें दिल को लग जाती हैं, यानी दिल को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाती हैं, जिनको सुनने की हिम्मत नहीं होती है, उनको लगती बातें बोलते हैं। ऐसे ऐसे सूक्ति बाण, सूक्ति बाण जो होती हैं वन लाइनर्स को बोलते हैं, उनको सूक्ति बोलते हैं। सूक्ति बाण मतलब एक सिंगल लाइन में ही वो एक ऐसी बात बोल देते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। जिगर फिर अगेन ये उर्दू वर्ड है, जिगर मतलब दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना, और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान जोड़कर मेहनत करने की शक्ति, जान जोड़कर भी एक अगेन एक मुहावरे की तरह यूज हुआ है। जान जोड़कर मतलब मेहनत से जी तोड़ करना। मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं, मतलब यहाँ से छोड़ के चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, मतलब पढ़ना लिखना, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर ही आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते। निराशा के बादल फटना, ये देखिए, निराशा के बादल फटने भी एक मुहावरा है, मतलब निराश बादल का फटना मतलब कि आप पहले निराश हैं, और फिर उसके बाद से आपने कुछ उम्मीद की आशा बांधी, और आपने बोला कि अब निराश नहीं रहूंगा, और अब आगे से मैं किसी उम्मीद में, किसी अपने आप को सेल्फ डिटरमिन करना कि अब मैं आगे से ये काम करूंगा, और लगातार निराश नहीं। निराशा के बादल जो होते हैं वो फट गए, मतलब अब निराश नहीं रहा, और मैं इरादा करता हूँ कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट मतलब फटाफट एक टाइम टेबल बना डालता। तो टाइम टेबल इंग्लिश वर्ड है, आपको पता है टाइम टेबल के बारे में। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम की ये काम कैसे शुरू करूं? फिर उनके दिमाग में आता था कि पहले से मैंने तो कुछ सोचा नहीं, कोई स्कीम बनाया नहीं, लेकिन काम कैसे शुरू कर दूं? खैर, टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है। अब टाइम टेबल बनाने से सबसे बड़ी जो दिक्कत, जो मुसीबत आती है, वो ये आती है कि हर समय टाइम टेबल पढ़ाई का टाइम टेबल होता है, उसमें खेलने कूदने का उनको लगता था कि अब खेलने कूदने का टाइम जो है वो मेरा कम हो जाएगा या बिल्कुल नहीं रहेगा। अब देखिए कैसे उन्होंने टाइम टेबल बनाया। प्रातः काल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, अब देखिए 2 घंटे अंग्रेजी का है, यानी कि हाथ मुंह और इस नाश्ता करने में जो टाइम लगेगा 1 घंटे का उतना, उसके बाद फिर इंग्लिश पढ़ेंगे। 8 से 9 तक हिसाब, ये मैथ्स के लिए है, गणित के लिए है। उसके बाद 9 से 9:30 तक इतिहास, हिस्ट्री, फिर भोजन, और फिर स्कूल। फिर 3:30 बजे स्कूल से वापस आना होकर आधा घंटा आराम करेंगे, बस इतना टफ टाइम टेबल बना के आधा घंटा आराम करेंगे 3:30 से 4। फिर 4 से 5 तक भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी। 5 से 6 तक ग्रामर, इंग्लिश के ग्रामर या हिंदी के ग्रामर, आधा घंटा। फिर थोड़ा सा आराम करने का टाइम इन्होंने रखा कि हॉस्टल के सामने ही टहलना, तो ये लोग हॉस्टल में रहा करते थे, कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि हॉस्टल के सामने रहते थे। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। 9 से 10 तक फिर हिंदी। 10 से 11 तक विविध विषय मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स। फिर विश्राम करना, फिर आराम करेंगे 11 बजे तक। फिर सुबह उठ जाएंगे। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, और उस पर अमल करना दूसरी बात। अब देखिए इस पैराग्राफ में अब टाइम दूसरी बात हो रही है, आगे की बात। पहले दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, मतलब उसको आप फॉलो नहीं कर पाते हो। अवहेलना मतलब उसको नजरअंदाज होना शुरू हो जाता है। अब देखिए क्यों हो जाती है, उसके रीजन दिया है। मैदान के बाहर की वो सुखद हरियाली, तो हॉस्टल के बाहर जो मैदान है उसकी एक हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कोई लोग फुटबॉल खेल रहे हैं उनको देख रहे हैं, कबड्डी के वह दांव घात, कबड्डी खेलने वालों के दांव पेंच देख करके उनको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है।
वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती, ये सब हॉस्टल में ये सब जो आप जो स्पोर्ट्स के जो फील्ड होती है, जो उसमें अलग अलग तरह के गेम चलते रहते हैं, तो वो उसको देखने में उनको अच्छा लगता था। मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। अज्ञात मतलब जो जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जो मुझे पता नहीं। अनिवार्य मतलब मैंडेटरी रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और भाई साहब की नसीहत। नसीहत मतलब उनके उनके निर्देश, उनकी जो जो उन्होंने मुझे बताया था कि ये सब काम ऐसे नहीं करना चाहिए। और फजीहत, भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। भाई साहब मुझे फिर से मिलते, फिर पूछते कहाँ थे, फिर मेरी बेइज्जती करते। फजीहत मतलब बेइज्जती। मैं उनके साये से भागता। साये से भागना ये फिर से एक मुहावरा है। साये से भागना मतलब उनसे डरता था, डरने लगा। उनकी आंखों से दूर, आंखों से दूर जो है, ये भी एक तरह का मुहावरा है, यानी कि उनसे मैं बचने की कोशिश करता, की चेष्टा करता। कमरे इस तरह दबे पाव आता कि उन्हें खबर ना हो। मेरी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण, उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा प्राण निकले का मतलब ये है कि मैं एकदम से घबरा जाता, डर जाता। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। इतना डांट खाने के बाद, इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मैं, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं खेल कूद को मना कर दूं या छोड़ दूं या जो भी है। खैर, आगे ये इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि अब पूरी तरह से टाइम का चेंज हो गया है। अभी जो कहानी हो रही है उसमें कुछ साल बीत गए हैं, कुछ समय बीत गए हैं, इसलिए यहाँ पे दो लिखा है। और अब देखिए कैसे ये थोड़े टाइम इंटरवल का डिफरेंस है, कुछ समय का अंतराल है, जिसकी वजह से अब आगे से कहानी ये यहाँ पे सेकंड, ये दो लिखा है, दूसरा इसका खंड है, या दूसरा आप ये कहिए पार्ट है। सालाना इम्तहान हुआ, मतलब एनुअल एग्जामिनेशन। भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया, और दर्जे में प्रथम आया। दर्जे मतलब अपनी क्लास में फर्स्ट आ गया भाई। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। पहले 3 साल का था, अब 2 साल का हो गया। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आड़े हाथों लेना भी एक मुहावरा है। आड़े हाथों लूंगा मतलब उनकी खैर लूं, उनके बारे में पूछो, भाई तुम क्या कर रहे थे, आड़े हाथों लेना। कि आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा, और दर्जे में अव्वल भी हूँ। अव्वल मतलब फर्स्ट आना, प्रथम आना। दर्जे मतलब अपनी क्लास में फर्स्ट भी आया, प्रथम भी आया। अब देखिए यहाँ पर प्रथम वर्ड लिखा है, और इसी का यहाँ पर अव्वल वर्ड भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। दर्जा, जमात, ये सब पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। लेकिन लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि जी, कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार, देखिए घाव पर नमक छिड़कना भी एक मुहावरा है। घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। घाव पर नमक छिड़कना मतलब कि किसी इंसान को अगर कोई कष्ट है तो आप उससे कुछ और कष्ट कहने वाली बात कहिए, ठीक है। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अब मैंने उनके उनकी ध्यान देना बंद कर दिया उनकी बातों का, और खेल कूद में लग गया। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। तीर मार लिया ये एक कहावत है, मतलब आपने कौन सा आपने क्या ही कर लिया, आपने कौन सी सफलता प्राप्त कर ली। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से या हेकड़ी जताने का साहस, हेकड़ी जताना भी एक मुहावरा है। का साहस ना, हेकड़ी जताने का मतलब कि अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाना, अपने आप को दूसरे से अव्वल दिखाना। का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था, कि मेरे जो बिहेवियर है, मेरे जो व्यवहार से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। अब वो आतंक, अब मैं नहीं डरता था उनसे। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि, जो सहज बुद्धि का मतलब होता है, जो आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, जो जनरल इंटेलिजेंस है, वो बहुत तीव्र थी, बहुत तेज थी। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय
गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, मतलब दोपहर के समय लौटा, दोपहर का समय भोजन का समय होता है, या 10-11 बजे का समय होता है। सुबह से मैं खेलता रहा, 6 बजे उठ जाता था, फिर खेलता रहा। तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, तलवार खींच ली, आगे देखिए फिर से एक मुहावरा है। तलवार खींच ली मतलब कि आपकी आपसे फिर से उन्होंने ये तलवार खींचने का मतलब यहाँ पर ये नहीं होगा कि लड़ाई करने के लिए, उन्होंने फिर से अ, मुझे आड़े हाथों ले लिया, ये मुझसे फिर से वो पूछने की कोशिश करने लगे कि क्या हुआ, और मुझ पर टूट पड़े। तलवार खींच ली और टूट पड़े, मतलब फिर से उन्होंने मुझे बुला करके पूछना शुरू कर दिया। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है? मतलब तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो? दिमाग हो गया का मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं, आगे अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। ये तो बताने की जरूरत नहीं है। उसका कुछ अभिप्राय समझो, अभिप्राय मतलब उसका कुछ इंडिकेशन समझो, उसका कोई रीजन होना चाहिए। जो कुछ पढ़ो उसका उसकी मीनिंग समझो, उसका मतलब क्या है वो समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, भूमंडल मतलब पूरे पृथ्वी का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। सो चक्रवर्ती सम्राट का नाम आपने सुना होगा, जो पूरे धरती का मतलब हर जगह जाइए तो उसका उसका ही राज चलता है, उसको चक्रवर्ती सम्राट बोलते थे। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बढ़ा हुआ है। ये करीबन 1900 के समय की कहानी है। सो स्टार्टिंग में, सो उन्होंने उस समय अंग्रेज शासन के बारे में आपको पता है, इंडिया में भी अंग्रेजों का ही शासन था। पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते चक्रवर्ती? संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। सो जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं उनके सब लोग जो है वो सारे राजा उनका आधिपत्य मतलब उनका जो डोमिनेंस है उसको एक्सेप्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर उनका राज को स्वीकार नहीं करते थे। बिल्कुल स्वाधीन है। मतलब कई ऐसे राष्ट्र हैं, कई ऐसे देश हैं जो आज भी अंग्रेजों के अधीन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप मतलब होता है राजा, कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है, उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता, आग के देवता अग्निदेव, पानी के देवता वरुण देव भी उनके साथ दास थे। मगर उनका अंत क्या हुआ, उसका अंत क्या हुआ, रावण का क्या अंत हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई इसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं हुआ। चुल्लू भर पानी देना एक मुहावरा है, मतलब कि कोई भी देने वाला नहीं बचा। मतलब कोई भी आपको आप रावण के पूरे खानदान सब कुछ सारे लोगों का अंत हो गया था, लास्ट अंत में रावण का भी अंत हुआ, तो कोई भी उसकी खैर खबर लेने वाला नहीं था, कोई भी उसको देखने वाला नहीं था कि रावण को अगर कोई जरूरत हो तो उसको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। सो अपने भाई को बता रहे हैं कि आदमी मतलब इंसान चाहे कोई भी बुराइयां कर ले, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए, उसको घमंड नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए अपने सक्सेस पे, अपनी सफलता पे उसको झूमना नहीं चाहिए कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम किया है। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। अगर आपने घमंड किया तो दीन और दुनिया, मतलब दीन मतलब लोग और दुनिया मतलब पूरे संसार से, दोनों से गया, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई। शैतान का हाल तो आपने पढ़ा ही होगा। ये अरेबिक में के उसमें शैतान का उल्लेख होता है, और उसके बारे में यही कहानी है कि उसे अभिमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि उसे स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। इसी तरीके शाही रूम की भी एक कहानी है। एक राजा हुआ करता शाही रूम के नाम का, उसने भी कई अहंकार किए, लेकिन अंत में ये कहानी में ये बताया गया कि वो भीख मांग मांग कर मर गया। सो उसका भी अंत बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि उसने अहंकार किया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फट गया है, सिर फिर गया है। सिर फिर जाना एक मुहावरा है। सिर फिर गया है मतलब आप फिर से तुम के ऊपर तुम्हें घमंड हो गया है। तब तो तुम आगे पढ़ चुके, या समझ लो
कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना भी एक मुहावरा है। देखिए इस पूरी कहानी में कितने मुहावरे यूज किए गए हैं, कितनी जगह पे उन्होंने कितने अच्छे अच्छे मुहावरे यूज किए हैं। इन सबको आप पढ़ेंगे ना तो आपको मुहावरों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस पढ़ेंगे और आपको याद आ जाएगा। इस कहानी को 2-3 बार अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के आराम से धीरे धीरे। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजेदार है, और अ, आपको मजा आएगा, और सारे मुहावरे भी आपको याद है। अंधे के हाथ बटेर लगना है। अंधे के हाथ बटेर लगना, बटेर क्या होता है? एक एक पक्षी होता है जो इसको इंग्लिश में क्वेल बोलते हैं। काफी खूबसूरत होता है। और जो ये कहावत वहां से आई है कि पहले जो शिकार करते थे लोग, तो शिकारी जो होते हैं बड़ी मेहनत से शिकार करते हैं, तो बटेर का शिकार करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। लेकिन अगर कोई एक अंधा आदमी बिना कुछ मेहनत किए वो अचानक उसके हाथ में बटेर यानी कोयल पक्षी आकर के गिर जाए, और फिर वो बोले कि मैंने शिकार किया, मतलब उसको तुक्के से काम हो गया, यानी उसको बिना किसी मेहनत की सफलता मिल गई। तो वहीं से ये कहावत आई है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। या समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार ही हाथ लग सकती है, मतलब किस्मत एक बार ही हो सकती है, लक एक बार ही काम कर सकता है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। तो अंधा चोट निशाना का मतलब ये होता है कि आंख बंद किया और गुल्ली को मारा और लगा और वो लग गया। जैसे क्रिकेट में भी आप देखते होंगे कि बॉलर ने बॉल फेंका, बैट्समैन आया, उसने आंख बंद करके बैट घुमा दिया और 6 रन, छक्के पड़ गए। सो वही अंधा चोट। अंधा चोट मतलब बिना कुछ देखे कुछ किए ऐसे ही तुक्के में मार देना। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली नहीं है, यानी कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आप कोई भी निशाना लगाए, कोई भी काम करें तो वो कभी भी फेल ना हो, उसमें सफल हो हमेशा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ अपने बारे में और बताएं। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे, मेरी क्लास में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों तले पसीना करके आपने सुना होगा, दांतों पसीना भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक मुहावरा है। यानी बहुत ही कठिन काम है, कठिन काम को दांतों तले पसीना बोला जाता है। जब अलजेब्रा, अलजेब्रा है जो मैथ्स में अलजेब्रा होता है, और जियोमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। लोहे के चने चबाने का मतलब कि बहुत ही मुश्किल काम को हल करना पड़ेगा। लोहे के चने चबाना भी एक मुहावरा है। और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, और हिस्ट्री में आपको इंग्लिश अंग्रेजों का जो उनका जो हिस्ट्री है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। बादशाहों के नाम याद रखना इतना आसान नहीं है। आप वो हिस्ट्री के बारे में बोल रहे हैं कि इतने इतने बादशाहों के नाम है, उनका नाम याद रखना आसान नहीं है। सो इंग्लिश के, अंग्रेजों के। जैसे 8-8 हेनरी हो गए, जैसे हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 6, हेनरी 8, ऐसे करके नाम होते हैं, आपको भी पता होगा। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, कौन सी इवेंट किस में हुआ, ये याद कर लेना। आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया, मतलब हेनरी 7th की जगह हेनरी 8 लिख दिया क्वेश्चन के आंसर में, सब गलत। और सब नंबर गायब, सफाचट। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। सिफर मतलब होता है जीरो, शून्य। तो आपको 0 नंबर भी नहीं मिलेंगे उसको, आपने हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 लिख दिया तो। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स हुए हैं, कोड़ियों चार्ल्स हुए हैं, मतलब 20 से ज्यादा तो चार्ल्स के नाम है। विलियम 1, विलियम 2 करके 12 तक विलियम है। जेम्स भी ऐसे हुए हैं, दिमाग चक्कर खाने लगता है। आंधी रोग हो जाता है, ऐसा है जैसे कुछ दिखाई नहीं देता। आंधी रोग का मतलब कि बहुत तेज हवा चल रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आंधी रोग भी एक एक तरह सा लोकल मुहावरा ही है। इन अभाकों के नाम भी न जुड़ते थे, मतलब उनके नाम भी जो है वो आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं थे। मतलब एक ही नाम के पीछे 2 एम लगा दिया मतलब डबल कर दिया, 100 एम लगा दिया, चारूम लगा दिया, कुछ भी लगा दिया मतलब चार हो, पंचुम मतलब पांच। हेनरी 5 को पंचुम बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं। लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता मैं। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना है। खुदा ही पना मतलब भगवान ही मालिक है। आ ब ज की जगह आजाबा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। आ ब ज का मतलब जैसे एंगल ए बी सी होता है, अगर आप एंगल ए बी सी की जगह एंगल ए जी बी लिख दिया, ए बी जी की जगह ए सी बी लिख दिया, तो आपको भी पता है कि ज्योमेट्री में दोनों एंगल डिफरेंट होते हैं। लेकिन इनको वो यही बता रहे हैं कि है तो दोनों डिफरेंट, लेकिन ये ज्योमेट्री में तो अब ज लिखो या अजब लिखो, उसको उन्होंने आगे देखिए एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया है, कितना अच्छा उदाहरण दिया है। कोई निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता। मुमतहीन जो है ये भी उर्दू का वर्ड है, इसका मतलब होता है एग्जामिनर्स, परीक्षक, जो आपके टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, से नहीं पूछता कि आखिर अब और अजबा में क्या फर्क है। बताइए भाई। और ये व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? खून करने का मतलब एक्चुअल खून नहीं करना, खून करते मतलब उनको क्यों इतना परेशान करते हो?
दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, मतलब दाल भात तो आपको भात का मतलब जो राइस को बोलते हैं, दाल भात रोटी खाओ या भात दाल रोटी खाओ, बात अलग है। तो वो उसको इससे कंपेयर किया कि एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी इज, जो दोनों इक्वल हैं, एक ही तरह की चीज है, जैसे दाल भात रोटी है भात दाल रोटी। ये कितना कितना अच्छा व्यंग किया हुआ है, कितनी अच्छे तरीके से अपनी मतलब एक पीड़ा को बताने का तरीका है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। इसमें क्या रखा है, मगर इन प्रेक्षकों की क्या परवाह। देखिए मोहम्मद ही यहाँ लिखा था, उसी का यहाँ पर इन्होंने तुरंत इसका नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट वाक्य में इन्होंने उसका पर्यायवाची भी लिख दिया। या तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा। ये उनके बड़े भाई अपने छोटे भाई से बोल रहे हैं, और इसके पीछे का इन्होंने पहले आपने यहाँ से देखा होगा कि यहाँ से स्टार्ट किया था। देखिए कि रावण के बारे में बोला, फिर घमंड नहीं करने के बारे में, फिर उन्होंने अंग्रेजों के बारे में बोला जो चक्रवर्ती नहीं थे, फिर उसके बाद शैतान के बारे में बोला जिसको घमंड हो गया था, फिर शहरूम के बारे में बोला जो भीख मांग मांग कर मर गया, और उसके बाद तुक्का लग गया, उन्होंने बोला तुम्हें तो तुक्का लग जाता है, तुम पास हो गए अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, और बोला मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरे क्लास में आओगे तब पता चलेगा, मेरे कक्षा में आओगे दांतों तले पसीना आ जाएगा, एलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, मैथ्स में, हिस्ट्री में क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें इन्होंने किया है। इस रेखा पर लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। मैथ्स की बात हो रही है, रेखा मतलब लाइन, लंब मतलब परपेंडिकुलर। सो अगर एक लाइन है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बना दिया, तो आधार, आधार मतलब बेस जो है लंब से दुगना हो जाएगा। मतलब एक लाइन है उसके ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी मैथ्स में, ज्योमेट्री में, सो उसका बेस जो है वो, उसका जो लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर है, उससे डबल हो जाएगा। तो किसी किसी थ्योरम में होगा, किसी प्रमेय में होगा, सो जिसके बारे में इस तरह की चीजें की जाती हैं, आपने भी कई जगह पढ़ी होंगी। सो वो दुगना हो जाएगा। अब वो अगर पूछिए इससे क्या प्रयोजन है, इसका क्या मतलब है भाई। दुगना नहीं चौगुना हो जाए, आधा रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। कह दिया। अब आगे देखिए, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो, एक ऐसे लिखो समय की पाबंदी पर जो 4 पन्नों से कम ना हो। ये आता है एग्जाम में। वो बता रहे हैं, देखो मेरे क्लास में आओगे, मेरे कक्षा में आओगे तो क्या 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 आएगा आप समझ लो, अभी तो घमंड मत करो आप। देखो अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए, सिर्फ रोते रहिए कि क्या लिखूं। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इसमें आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इतनी जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उससे 4 पन्नों में लिखने की क्या ही जरूरत है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। हिमाकत एक उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब होता है हिम्मत। बोलता हूँ कि ये तो हिम्मत की बात है कि कैसे करोगे। या तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग, ये एक व्यंग है। देखिए कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया गया, मतलब आपने जबरदस्ती बोला कि समय की पाबंदी पर एक नियम लिखो। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे। चाहे जैसे लिखिए, कुछ भी लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के, मतलब A4 साइज के जो होते हैं उसको फुल स्केप बोला जाता था पहले। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, ब्रीफ लिखो। संक्षेप का मतलब बहुत ही छोटे उसमें लिखो। अब संक्षेप की क्या डेफिनेशन देखिए, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ये क्या बात हुई भाई। ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने। अच्छा, अगर संक्षेप में बोला 4 पन्ने, नहीं शायद 200 100 200 पन्ने लिखवाते अगर वो संक्षेप वर्ड नहीं आता तो बोलते अच्छा अच्छा 200 पन्ने लिखो आप। तो ये देखिए कितना अच्छा व्यंग है, कितने अच्छे तरीके से उसको बोला है। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी, मतलब संक्षेप में भी लिखिए और 4 पन्ने भी लिखिए। है ना उल्टी बात, है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को तो इतनी तमीज भी नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक, हम अपने आप को अध्यापक बोलते हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और पापड़ बेलना एक मुहावरा है। तो ये सारे काम करने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना भी एक मुहावरा है। तब आपको पता चलेगा कि किसी चीज की असली कीमत क्या होती है, उसके पीछे क्या क्या मेहनत है, कितना एफर्ट करना पड़ता है।
इस दर्जे में अव्वल आ गए हो, अपने क्लास में भी तो फर्स्ट आ गए हो, तो जमीन पर पाँव नहीं रखते हो। जमीन पर पाँव नहीं रखना फिर एक मुहावरा है, यानी कि तुम अपने आप को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल समझ रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया हूँ, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो गया हूँ। इसलिए मेरा कहा मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है, और जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए। गिरह बांधने का मतलब होता है कि अपने गांठ बांध करके रखिए अपने कमर के पास। पहले लोग एक थैला जैसे पॉकेट्स नहीं हुआ करती थी, तो उसमें कमर के पास एक कपड़े में चीजों को बांध करके रखते थे। उसी से गृह कट, जो चोर वगैरह वर्ड आपने सुना होगा, चोर का पर्यायवाची होता है गृह कट, वो वहीं से आया। वो उसी को काट करके ले आते थे, चोरी कर लेते थे। तो जो कुछ कहता हूँ उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताएंगे, मतलब उसको गांठ बांध करके रख लीजिए। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती, मतलब ये कब तक ये मुझे लेक्चर देते रहते। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, मुझे भोजन में इंटरेस्ट आ नहीं रहा इतनी डांट खाने के बाद। जब पास होने पर तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। देखिए ये भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। इतना डांट खाने के बाद भी मेरा पढ़ाई में मन जो लगता था, जो नहीं लगता था, वो वैसे ही रहा। मेरा मन ऐसा नहीं है कि लगने लगा अगले दिन। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी, मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े, बेइज्जती नहीं उठाना पड़े। मैं जलील मतलब बेइज्जती होना। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। चोरों का सा मतलब अपने पढ़ाई से जी चुराने वाला, इधर उधर करने वाला, मैं अपने भाई के सामने नहीं आ पाऊं फिर मैं बच जाता, इस तरह की जो चोरों वाली जो आदत होती है कि कहीं मुझे डांटना पड़ जाए, तो उसको बोलते हैं चोरों का सा जीवन कटने लगा। अब देखिए तीसरे में फिर से हो गया, फिर टाइम का लैप्स हो गया, एक साल और हो गए। नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, मतलब उस साल का सालाना इम्तहान हुआ, फिर से एनुअल एग्जाम हुआ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में फिर से अव्वल आ गया, अव्वल आ गया, फिर से फर्स्ट आ गया भाई। मुझे खुद अचरज हुआ, मैं खुद ही चकित था। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। प्राणांत मतलब प्राण के अंत तक इतनी मेहनत किया कि जैसे आदमी एकदम मर जाए, वहां तक की मेहनत किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले, मतलब लगातार पढ़ते रहते। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। कांतिहीन मतलब जिसकी आभा, जिसकी चमक जो है हीन हो गई हो, मतलब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे, जिनके चेहरे पे जो चमक थी वो अब नहीं रही। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े, और मैं भी रोने लगा। अपने आसपास की खुशी, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब कोई इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले। विधि मतलब जो आपके लक होता है, जो आपका भाग्य होता है, उसकी बात कौन डाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। मतलब मेरे क्लास उनके क्लास में, उनके कक्षा में जो भी मैं था, उसमें सिर्फ एक एक का ही डिफरेंस। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि भाई साहब अगर एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता, बुरा लगता अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे इतना डांटते हैं, इसकी वजह से मैं पास हो जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से भी पास हो जाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। अब नहीं डांटते थे। मिलता था, मैं गलतियां करता था, लेकिन नहीं डांटते थे। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम, क्योंकि वो फेल हो गए थे और मैं पास हो गया था दो दो बार। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मतलब मैं स्वच्छंद होकर भी अपनी इच्छा से जो इधर उधर काम करता था वो भी और बढ़ गई। अब मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं रहा। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाना, मैं उनकी ढिलाई का, उनकी जो मतलब जिस पे वो कम बोलते थे उसका मैं अनुचित लाभ उठाने लगा।
मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, ये मेरी तकदीर बलवान है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इसलिए बड़े भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौवे एक पतंग की एक टाइप ऑफ, जो एक पतंग तो आपने जानते होंगे, लेकिन पतंग में भी कुछ विशेष तरह की पतंगें होती हैं, जो डिजाइनर टाइप की होती हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें लगाई जाती हैं, उसके पतंगे बनाए, उसके नीचे जो पुछल्ला टाइप का जो नीचे होता है वो बनाया जाता है, और उस पे और भी कुछ अलग डिजाइन होती है, मतलब नॉर्मल पतंग से बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है। और पतंग के जो कंपटीशन वगैरह होते हैं उसमें यूज होता है, उनको कनकौवे बोला जाता है। और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर मैं अपने भाई साहब का अदब करता था, मतलब इज्जत करता था। अदब एक उर्दू का वर्ड है, इसका मतलब होता है इज्जत करना। और उनकी नजर बनाकर कर बताकर कनकौवे उड़ाता रहता था। मतलब उनको पता नहीं चलता था और मैं कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, मांझा जो होता है, जो पतंग में जो आगे का जो धागा होता है, जो काफी स्ट्रांग होता है, जो पतंग लड़ाने के काम में आता है। कन्ने बांधना, पतंग में जो धागे बनते हैं उसको कन्ना बांधना बोलते हैं। पतंग टूर्नामेंट की तैयारी करने आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी, मतलब उनको बिल्कुल पता नहीं चलता था। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। तो मैं उनका वैसे ही दिखावा करता था कि मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन करता नहीं था। और ये सब सारे काम जो मेरे पसंद के थे, पतंगे उड़ाना, कनकौवे वाले, या जो भी घूमना फिरना, ये सब मैं करता था, लेकिन उनको पता नहीं चले। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। एक दिन संध्या समय, शाम का टाइम था, हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। तो पतंगों का जब एक पतंग दूसरे से लड़ती है, तो पतंगे, एक पतंग दूसरे को काटती है, तो दूसरी पतंग हवा में उड़ती रहती है। तो बच्चे जो क्या होता है, उसको दौड़ते हैं और उसको पकड़ पकड़ लेते हैं, जिसको मिल जाता है वो पतंग उसकी हो जाती है। तो उस कटी हुई पतंग को लूटने के लिए दौड़ा जा रहा था, और आंखें आसमान की ओर थी, और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर। आकाशगामी पथिक यहाँ पर पतंग को बोला गया है, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। सो एक पथिक है, एक एक समझे, एक आकाश में एक एक व्यक्ति है जो चल रहा है। पथिक मतलब व्यक्ति जो चलने वाले को पथिक बोलते हैं। और वो पतंग को बोला जा रहा है, जो मंद गति से धीरे धीरे झूमता हुआ नीचे की ओर, पतन पतन की ओर, मतलब नीचे की ओर आ रहा है। सो पतंग को इन्होंने इतने अच्छे तरीके से देखी, कैसे विवरण किया है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से, बिना किसी मन के, विरक्त मन मतलब बिना किसी इच्छा के, नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। मतलब आत्मा के बारे में उसको, पतंग के कटने को एक पथिक से और एक विरक्त आत्मा से, जो स्वर्ग से निकलकर एक नए शरीर को ग्रहण करने जा रही है, उससे कंपेयर किया गया, उससे अ, उसके बारे में बात की गई। बालकों की पूरी सेना, लग्गे, लग्गे जो होते हैं बड़े बड़े, जो जो क्या बोलते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े वो होते हैं, जिसमें ऊपर कांटे लगे होते हैं, या जिससे आप पतंग के धागे को पकड़ सकते हैं। और पकड़ करके धागे को, अगर पतंग बहुत ऊंची है तो लग्गे लेकर के, और झाड़ीदार बांस लिए, बांस होते हैं जिसमें आगे की तरफ झाड़ियां लगी रहती हैं, जिससे कि पतंग के धागा उसमें उलझ जाए और आप उसको पकड़ के खींच सकें। इनको स्वागत करने की दौड़ी आ रही थी। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। बच्चे दौड़े जा रहे थे, पतंग को देखे जा रहे थे, बस उसके पीछे पीछे भाग रहे थे, किसी तरह उसको पकड़ो। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था, जहां सब कुछ समतल है। मतलब उनको ये नहीं पता कि सामने नाला आएगा, या कोई मोटर कार आएगी, या कोई गाड़ियां आएंगी, या कोई इंसान आएगा। वो उनको लग रहा था सब कुछ एकदम प्लेन है, कोई नहीं है, बस दौड़ते जाओ, पतंग को पकड़ना है। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मतलब मेरे भाई साहब अचानक सामने मेरे आ गए, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया मेरा, और उग्र भाव, एकदम गुस्से से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बाजारी लौंडो मतलब ये जो बच्चे जो दौड़ रहे हैं, जिनके साथ तुम खेल रहे हो, उनको बाजारी लौंडा बोला, मतलब नालायक बच्चे के साथ ढेले के कनकौवे, मतलब 2 पैसे का है, मतलब इतने छोटी सी सस्ती चीज के लिए, 2 कौड़ी की चीज के लिए कनकौवे मतलब पतंग तो आप, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात जमात में नहीं हो, अब कुछ छोटी क्लास में नहीं हो, अब 8वीं में पहुंच चुके हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, और मुझे केवल एक दर्जा नीचे हो, यानी कि वो क्लास 9th में थे। तो 9th के बारे में वो बता रहे थे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और इंग्लिश और बाकी सारी चीजें, वो क्लास 9th का। आप लोग क्लास 10th में है, तो देखिए क्लास 9th में आपने भी देखा होगा या 10th में देखा होगा, किस तरीके से
कक्षा 8 और कक्षा 9 में जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाते हैं। कक्षा 8 तक पढ़ते हुए आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता, उतना ज़्यादा कोर्स नहीं रहता होगा, लेकिन अब काफ़ी कुछ चेंज होगा। आप इसको समझ सकते हैं कितना ज़्यादा चेंज हो जाता है। एक ज़माना था जब लोग 8वीं दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। नायब तहसीलदार जो होती है वो जो तहसील होती है, जो एक गांव में जो एक पोस्ट होती है उसको तहसीलदार बोलते हैं, तहसील का जो मालिक होता है। और नायब तहसीलदार उससे ऊपर की एक और पोस्ट होती है। तो पहले के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, तो क्लास 8 के बाद भी लोगों को नौकरियां मिल जाती थी। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ। मिडिलचिया मतलब जो मिडिल मैन होते हैं, जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है, मतलब जो बाद में क्लास 8 ही पढ़े हुए हैं, मतलब बहुत ही कम पढ़े हुए हैं, लेकिन डिप्टी मजिस्ट्रेट जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते थे, या सुपरिटेंडेंट मतलब जो पुलिस में है, पुलिस में जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। कितनी ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, मतलब हमारे जो 8वीं क्लास पास करने के बाद वो किसी बड़े नेशनल न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, या हमारे जो लीडर हैं, लीडर मतलब जो पॉलिटिकल लीडर हैं, बड़े बड़े विद्वान और उनके मातहती, विद्वान मतलब मातहती मतलब उनके साथ में काम करने वाले, मातहती में काम करते हैं। और तुम उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो गए, मुझे इस पर बहुत दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। मतलब तुम ज़हीन हो का मतलब होता है कि तुम इंटेलिजेंट हो, तुम समझदार हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा काम करोगे जो हम मेरे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मगौरव जिसको बोलेंगे, उसकी हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से मगर सिर्फ एक दर्जा नीचे हूँ, अब मुझे उनको कुछ कहने का हक तो है नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। अब देखिए, अब उनके भाई साहब कैसे उसको समझा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, और परीक्षक अगर तुम मतलब पास होकर के मेरी ही क्लास में आ जाओ, मतलब क्लास 9th में हम दोनों आ जाए, मतलब एक बार मैं और फेल हो जाऊं, और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे, मेरे बराबर आ जाओगे, समकक्ष मतलब बराबर। और शायद एक साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओगे, मतलब कि मैं फिर से फेल हो जाऊंगा और तुम 9 से 10th में चले जाओगे, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, जो एज का जो डिफरेंस है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, कोई भगवान भी उसको कम नहीं कर सकता। मैं 5 साल तुमसे हमेशा बड़ा रहूंगा, तुम इसको तो नहीं कम कर सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तजुर्बा, अनुभव, अनुभव। चाहे तुम एमए कर लो, डी फिल कर लो फिलोसफी में, डी लिट कर लो, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर क्यों ना हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। अब देखिए, उन्होंने आगे एग्जाम्पल दिया अपने अपने ही घर का। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, एक भी क्लास नहीं पढ़ा उन्होंने, और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं गए, इससे ज्यादा वो पढ़ नहीं पाए। लेकिन 5th 6 से ज्यादा हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, मतलब हम दोनों मतलब मैं और तुम, मतलब मैं, मेरे बड़े भाई और मैं, इसकी बात कर रहे हैं, अम्मा और दादों का हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा अनुभव है, और रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, कितनी शादियां की, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, कितने ग्रह हैं, कितने गैलेक्सीज हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। दैव न करे, ईश्वर न करे, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। तुम्हारा इतना एक्सपीरियंस नहीं कि इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल करो, इतना अनुभव नहीं है तुम्हारे पास। तो दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और नहीं सूझेगा, तो तुम एक ही काम कर सकते हो कि दादा को एक तार, तार जो है जैसे आजकल ईमेल लेटर होता है, पहले के जमाने में इमरजेंसी की चीजों को भेजने के लिए तार किया जाता था, जो पोस्ट पोस्ट ऑफिस से होता था। उसमें तार में इमरजेंसी में वो चीजें वहां पहुंच जाती थी, और बहुत ही कम समय में। सो आप एक लाइन का लिख करके आप भेजते, तो उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता था। लेकिन तार देने का मतलब है कोई बहुत बुरी सूचना होती थी, तभी लोग इमरजेंसी में भेजते थे। लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा होते, तो किसी को तार ना दें, न घबराएं, न बदहवास हो,
सो वो ऐसा नहीं करते कि किसी को तार भेज दिया और फिर घबरा जाएं या बदहवासों इधर उधर घूमने लगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे। मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका, कि वो एक पहले देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, उसमें सफल नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। पहले खुद ट्राई करेंगे फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा महीना भर कैसे चले। मतलब अगर महीने में कुछ पैसे में कोई सामान आप लाते हैं तो वो महीना भर कैसे चलेगा, कितना कितना करके उसको खर्च करना है कि वो महीना भर चले, ये भी हम नहीं जानते। और जो कुछ दादा भेजते हैं, मतलब दादा जो उनको पैसे वगैरह भेजते हैं, उसे हमें 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। 20-22 तारीख तक, ये 22 ऑफ दैट मंथ तक खर्च कर देते हैं। फिर पैसे पैसे को मुहताज हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं, क्योंकि हम हमें तो ये भी नहीं ज्ञान है कि पैसे को हम कैसे पूरे महीने तक चलाएं। नाश्ता बंद हो जाता है 20-22 के बाद, फिर नाश्ता बंद करना पड़ता है। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, क्योंकि धोबी और नाई जो बार्बर होता है वो पैसे मांगने लगता है, हम उसको पैसे नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा तो 20-22 तक का खर्च हो जाता है। लेकिन आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में। दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है, और कुटुंब का पालन भी किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को देखो, स्कूल के हेडमास्टर की बात हो रही है। एमए है कि नहीं? एमए है ना? और यहाँ की एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के एमए है। सोचिए कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। 1,000 रुपये पाते हैं, उसमें 1,000 रुपये बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो 1,000 रुपये को आज की डेट में आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कितना होता है। बट इन्फ्लेशन और बाकी सारी चीजों में आज आज की डेट में उसका बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। लेकिन इनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, घर की देखभाल नहीं कर सकते अपनी डिग्रियों से। पहले खुद का घर पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, अपने घर का खुद करने को सोचे थे। खर्च पूरा नहीं पड़ता था, तो इतनी तो उनको वो था नहीं कि खर्च कैसे चलाएं। अब डिग्री से अगर आपको खर्च चलाना समझ में जिम्मेदारी आ जाती तो डिग्री ही सब लोग कर लेते। कर्जदार रहते थे, हमेशा उनका पैसा खर्च हो जाता था तो किसी से कर्ज मांग के रहते थे। जब से वो माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया, उनकी बूढ़ी माँ ने बोला कि नहीं बेटा तुमसे नहीं होगा, मैं करती हूँ। हाथ में लिया और जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हो, मतलब कि सब कुछ एकदम लाइन पे आ गया है, पैसे कभी खर्च नहीं होते, कम नहीं पड़ते, कोई कर्ज मांगने की जो जरूरत नहीं। तो घर में लक्ष्मी आना भी एक मुहावरा है। घर में लक्ष्मी आने का मतलब होता है संपन्नता आ गई और गरीबी चली गई। तो भाईजान, यह गुरूर गुरूर मतलब घमंड दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो। मतलब तुम एक क्लास में फेल हो गए हो, तुम एक क्लास पास हो गए हो, तो मेरे पास में आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। अब मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। मैं तुम्हें लाइन से भटकने नहीं दूंगा, मैं तुम ये रास्ता नहीं, आपको सही रास्ते पे चलाता रहूंगा। अगर तुम यो ना मानोगे, मैं थप्पड़ दिखाकर, तो उन्होंने अपना हाथ ऐसे दिखाया थप्पड़ वाला, बोला थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। और मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात जहर लग रही होगी, मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जहर बोल रहा हूँ, क्या बोले जा रहा है तब से मैं उनकी। लेकिन इसमें इस बार शायद छोटे भाई को या प्रेमचंद जी जो खुद इसके मुख्य पात्र हैं, उन्होंने लिखा कि मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। इस तरीके से जो उन्होंने पहली बार मुझे समझाया, इसके पहले वो अलग तरीके से समझाते थे। नतमस्तक हो गया मतलब सर झुक गया मेरा। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ, अपने मैं कितना छोटा हूँ मुझे समझ में आया। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा हरगिज नहीं। सजल आंखें मतलब आंखें भीग गई मेरी दुख से। और कहा नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और आपको उसको कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं, तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो है मेरे सिर पर। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चलाता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। जो लास्ट लाइन है बहुत ही अच्छी है, देखिए।
भाई साहब लंबे हैं ही, तो भाई साहब को भी कनकुए पकड़ने का, पतंगे पकड़ने का बहुत ही शौक था। वो कभी करते नहीं, तो उनके मन में उस दिन आया कि लाओ मैं भी करता हूँ, तो उन्होंने कूद करके पतंग के धागे को पकड़ लिया और दौड़ते, जैसे बच्चे जब पतंग पकड़ लेते हैं तो दौड़ने लगते हैं, तो एकदम सब बिना कुछ देखे पीछे तो दौड़ते रहे। और वो भी अपने बचपन को जी लिया उस समय। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और हिंदी पढ़ने का तरीका अगर आप सीख जाएंगे तो आपको हिंदी बहुत ही अच्छा लगेगा। एंजॉय करके पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। इसलिए मत पढ़िए कि आपका एग्जाम है और आप सिर्फ एग्जाम की वजह से, एग्जाम के लिए है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने की चेष्टा करिए, उसकी चीज़ों को समझिए, अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिएगा। धन्यवाद।